हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और आज का आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फ्रॉड्स। बैंक में जो फ्रॉड्स होते हैं, जो स्कैम्स होते हैं, वो किस तरह से हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं। काफी डिटेल्ड आर्टिकल है, लेकिन हम इसका क्रक्स समझने की कोशिश करेंगे ताकि इस विषय पे कोई ऐसे टॉपिक आए या फिर आरबीआई या नाबार्ड में आपका कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए, आप इसको इजीली हैंडल कर पाएंगे। साथ ही साथ देखेंगे कुछ बैंकिंग टर्म्स और कुछ नए वर्ड्स। लेट अस सी। राइटर ने शुरुआत की है आजादी का अमृत महोत्सव से, इसको रिलेट किया है कि एक तरफ तो 75 साल, हमारे 75 ईयर्स पूरे हो गए इंडिपेंडेंस के, और इसीलिए इस उपलक्ष्य में हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ काफी सारे बैंक्स में फ्रॉड्स हो रहे हैं, और जो बिगेस्ट बैंकिंग स्कैम आया है सामने, वो है डीएचएफएल का केस। Dewan Housing Finance Corporation Limited (DHFL) has hoodwinked a consortium of banks driven by the Union Bank of India to the tune of 35,000 crore through financial misrepresentation. यहाँ पे hoodwink का क्या मतलब हो गया? धोखा दे देना, to deceive by false appearance, जो है नहीं, अपने आप को वो दिखा करके आपको कोई छल ले गया। डीएचएफएल ने क्या किया? थ्रू फिनेंशियल मिस रिप्रेजेंटेशन। उनके जो भी अकाउंट्स थे और जो भी उन्होंने अपने फिनेंशियल्स दिखाए, वो सारे गलत दिखाए, जो एक्चुअल में नहीं थे, वो सारा दिखा करके कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स। कंसोर्टियम फिनेंसिंग क्या होता है? जहां पर कि अमाउंट अगर बहुत बड़ा हो, तो एक बैंक नहीं बल्कि कई सारे बैंक मिल करके उसको फिनांस करते हैं। तो क्या होता है, इनका रिस्क शेयर हो जाता है, क्योंकि अमाउंट अगर बहुत बड़ा होता है तो एक सिंगल बैंक पूरा रिस्क लेना नहीं चाहता है। कंसोर्टियम फिनांसिंग क्या होता है कि कई सारे बैंक्स मिल करके एक सिंगल बोरोअर को लोन देते हैं, और यहाँ पे जो अप्रेजल होता है वो कॉमन होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है वो कॉमन होता है, जॉइंट सुपरविजन होता है, सारे बैंक्स इसको सुपरवाइज करते हैं, फॉलो अप एक्सरसाइजेस सब कुछ जॉइंट होता है। यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया था और इसके साथ कई और सारे बैंक्स, इन लोगों ने मिल के अंडर कंसोर्टियम फिनांसिंग 35,000 करोड़ दिया था डीएचएफएल को। द डीएचएफएल केस वाज नॉट एन आइसोलेटेड केस, और कहते हैं कि सिर्फ डीएचएफएल एक अकेला केस नहीं है। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड ऑफ सूरत ने भी 23,000 करोड़ का एक लोन लिया है इन अ फेक मैनर, मतलब गलत फेक पेपर्स दिखा करके। अब किसी भी फ्रॉड का पता कहां से चलता है? जब रिपेमेंट्स नहीं आने लगते हैं, तो जब लोन रिपेमेंट में डिफॉल्ट होने लग गए, तब February 1st 2019 में कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स हैड हेल्ड अ मीटिंग। तो अब ये जो बैंक्स थे, 7 बैंक्स, इन्होंने एक कोर कमिटी बनाई, कोर कमिटी ऑफ 7 of the largest banks, the SBI, Bank of Baroda, Bank of India, Canara Bank, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक एंड यूबीआई। इन लोगों ने एक कोर कमिटी बनाई, क्योंकि डीएचएफएल ने इतना बड़ा अमाउंट लिया था, और जो इनके शेड्यूल्ड जो रीपेमेंट शेड्यूल था, उस शेड्यूल के हिसाब से रिपेमेंट्स नहीं आने लग गए। ठीक है। और साथ ही साथ केपीएमजी को भी रोप इन किया गया। केपीएमजी, अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल फर्म्स प्रोवाइडिंग ऑडिट, टैक्स एंड एडवाइजरी सर्विसेज, वाज रोप्ड इन। रोप्ड इन मतलब किसी को इंक्लूड करना, टू सी समथिंग। आप कहते हो ना कई बार कि उसको भी रोप इन कर लेते हैं ताकि इस चीज में मदद मिले। यहाँ पे इन्होंने रोप इन किया किसको? केपीएमजी को। किस लिए? ऑडिट और एडवाइजरी सर्विसेज के लिए। और उन्होंने एक यूनिक सर्वे रिव्यू किया डीएचएफएल का, अप्रैल 2015 से मार्च 31st 2019 का। सीबीआई ने जो अपनी पहली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दी, उससे ये पता चला कि जो एसबीआई है वो सबसे ज्यादा बैडली हिट हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान एसबीआई का हुआ इस डीएचएफएल वाले केस में, क्योंकि इस डीएचएफएल की वजह से एसबीआई का जो है 9898 करोड़ से एनपीए, इनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट, बढ़ गया। साथ ही साथ बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक, इनको भी 4,000 करोड़, दोनों को 4,000 करोड़ का एक तरह से कहेंगे चूना लग जाना। प्लंडर्ड वर्ड का यूज किया, मतलब लूट लिए गए बाय डीएचएफएल। ठीक है। साथ ही साथ लगभग 3,000 करोड़ दोनों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी, चूंकि ये कंसोर्टियम फिनांसिंग था तो सारे बैंक्स थे, सभी को नुकसान हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो झेलना पड़ा वो एसबीआई को। उसके बाद राइटर कहते हैं कि बैंकिंग सिस्टम जो हमारी कंट्री का है, वो बैकबोन ऑफ इट्स इकोनॉमी है।
तो ऐसा नहीं है कि इस तरह के जो फ्रॉड्स होते हैं उससे नुकसान सिर्फ बैंकों का होता है। एक्चुअली हर इंसान, एवरी पर्सन ऑफ दिस कंट्री गेट्स अफेक्टेड। क्यों? क्यों ऐसा कह रहे हैं राइटर? क्योंकि देखो, अल्टीमेटली अगर उनके एनपीएस बढ़ते जाएंगे, एक तो जो बैंक्स में पैसा है जो कि अ, आपको पता ही है कि हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में, कुछ लोग डिपॉजिट करते हैं और वो जो डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट होता है वही जिनको जरूरत है उनको लोन के रूप में दिया जाता है। सो बैंक का यही काम है, लेकिन वो पैसा अल्टीमेटली बैंक का नहीं है, वो लोगों का पैसा है जिन्होंने इसको डिपॉजिट किया है। और वही पैसा लोन दे करके अगर स्कैम हो गया तो वो एनपीए हो जाता है। सो एक्चुअली तो वो लोगों का ही पैसा है। अब यहाँ पे आता है कि मान लो किसी बैंक का एनपीए बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और फिर गवर्नमेंट उसके रेस्क्यू के लिए आती है, तो अब जो गवर्नमेंट उसको पैसा देती है उस बैंक को बचाने के लिए, वो भी तो टैक्स पेयर्स का ही मनी है, वो भी तो आम लोगों का ही मनी है। तो अल्टीमेटली हर इंसान पे इसका असर होता है। ऊपर से देखने में लगता है कि सिर्फ बैंकों का नुकसान हो रहा। Data by the RBI show that around 34% of scams in the banking industry are on account of inside work। कहते हैं कि जो डेटा है आरबीआई का, लगभग 34%, 34% जो स्कैम्स होते हैं उसकी वजह जो इनसाइड वर्क एंड ड्यू टू पुअर लेंडिंग प्रैक्टिसेस है। और ज्यादातर केसेस में जूनियर और मिड लेवल मैनेजमेंट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो उनको बिना पता हुए इस तरह के स्कैम्स नहीं होते हैं। साथ ही साथ डेटा ये भी कहता है कि जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है, वन ऑफ द फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है वो यही है, राइजिंग बैंक स्कैम्स। स्ट्रेंजली यहाँ पे कहते हैं कि जो ग्लोबल बैंकिंग फ्रॉड सर्वे केपीएमजी है, उनका ये कहना है कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड वाइड इशू ये है, ये एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। सो दुनिया के दूसरे देशों में भी ये एक बड़ी समस्या है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो रिलीज किया है आरबीआई ने, उसके हिसाब से एक्चुअली जो प्रोजेक्ट किया गया है ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक्स, वो बढ़ने की संभावना आप देखो, सितंबर 2021 में 6.9% था, लेकिन सितंबर 2020 में जो प्रोजेक्शंस हैं उसके हिसाब से 8.1% अगर नॉर्मल सिनारियो रहा, नहीं तो 9.5% तक जा सकता है अंडर अ सीवियर स्ट्रेस सिनारियो। देन राइटर ने फ्रॉड्स इन द बैंकिंग इंडस्ट्री को 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया है: मैनेजमेंट, आउटसाइडर, इनसाइडर, या फिर इनसाइडर एंड आउटसाइडर। सो या तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है, या बाहर के लोग ही इस तरह से पेश करते हैं अपने आप को और सारे डॉक्यूमेंट्स, फोर्ज डॉक्यूमेंट्स दिखा करके, या फिर बैंक के अंदर के लोग, या फिर इनसाइडर एंड आउटसाइडर दोनों मिल करके। लेकिन चाहे वजह जो भी हो, ये रिजल्ट होता है ऑपरेशनल फेलियर का। क्योंकि अगर मान लो कोई ऐसा कर भी रहा है, लेकिन अगर ऑपरेशनली सब कुछ सही जाएगा और सारी मॉनिटरिंग सही से जाएगी, सही ऑडिट होगा, तो वो कहीं ना कहीं पकड़ में बीच में आ जाएगा। डेलॉयट का एक रिसर्च भी यही बताता है कि जो डिसबर्समेंट के बाद जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, डिसबर्समेंट मतलब बैंकों में जब लोन आपको सैंक्शन होता है, तो सैंक्शन मतलब क्या होगा कि आपको एक चिट्ठी मिल जाती है या एक एग्रीमेंट हो जाता है कि अब आपको ये लोन दिया जाएगा। लेकिन डिसबर्समेंट आपको ट्रांचेस में दिया जाता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। आपको प्रोजेक्ट को ऐसा नहीं है कि आपको 10 करोड़ का लोन सैंक्शन हुआ है तो 10 करोड़ एक बार दिया जाएगा। तो उसी डिसबर्समेंट की ये बात करें, डिसबर्समेंट जहां पे कि पैसा दिया जाता है। सो कहते हैं कि जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए आफ्टर डिसबर्समेंट, और जो ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए बिफोर डिसबर्समेंट, मतलब पैसा रिलीज करने के पहले जो ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए। ड्यू डिलिजेंस मतलब ऐसा एक्शन जो कि अपने आप को सेफ रखने के लिए किया जाता है ना। सो आप पैसा रिलीज कर रहे हो उसके पहले आपको देखना तो चाहिए कि आखिर ये पैसा किस लिए रिलीज हो रहा है, उस समय उस प्रोजेक्ट को उसकी जरूरत है कि नहीं। या फिर मान लो पहले दिया जा चुका है, अब दूसरा डिसबर्समेंट होना है, तो पहले जो डिसबर्समेंट किया गया था वो उस पैसे का उपयोग हुआ कि नहीं। सो दोनों बातें यहाँ पे कह रहे हैं कि डिसबर्समेंट के पहले जो ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए उसकी भी कमी रहती है, और डिसबर्समेंट के बाद जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए उसकी भी कमी रहती है। साथ ही साथ यहाँ पे कहते हैं कि हर दिन हर हफ्ते कोई ना कोई नया स्कैम सामने आता ही रहता है, जो कि जो कॉमन मैन है उसका जो ट्रस्ट है बैंकिंग सिस्टम में उसको एक्चुअली हिला देता है कहीं ना कहीं। सो कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, कई सारे स्कैम्स के, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या,
आंध्रा बैंक फ्रॉड, पीएमसी स्कैम, रोटोमैक पेन स्कैम, सो बहुत सारे हैं, इलाहाबाद बैंक फ्रॉड। सो ये मैं सारे डिटेल में डेटा में नहीं जा रही हूँ। इसके बाद राइटर कहते हैं कि जो हाई एनपीए है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, किसी बैंक का अगर ज्यादा होगा तो एक्चुअली वो कम कर देता है उसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन को, साथ ही साथ बढ़ा देता है उसके ऑपरेटिंग कॉस्ट को, है ना, क्योंकि अब उसको ज्यादा फॉलो अप करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। सो दोनों चीजें हो जाती हैं और दोनों नुकसान है। और इसके लिए, इसकी भरपाई करने के लिए बैंक्स क्या करते हैं, जो छोटे छोटे कस्टमर्स हैं उनसे कुछ ना कुछ चार्जेस लगाते रहते हैं कि भाई अभी हमने आपको अकाउंट स्टेटमेंट दिया तो उसके ये चार्जेस हुए, और इस तरह से करके वो उसकी भरपाई करने की कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेटली जो स्मॉल कस्टमर्स हैं उन्हें ही इसका भी नुकसान होता है। एज पर आरबीआई डेटा, जितने भी ये बैड लोन्स हैं उसमें 70%, 70% जो है कॉरपोरेट लोन अकाउंट्स है, जबकि जो रिटेल लोन्स हैं, जो छोटे छोटे कार लोन्स, होम लोन्स, वो सिर्फ 4% है। आईआईएम बैंगलोर की एक स्टडी ये भी बताती है कि इसका जो रीजन है, मेन रीजन पुअर बैंक कॉरपोरेट गवर्नेंस है इज द कॉज बिहाइंड राइजिंग बैंक स्कैम्स एंड एनपीएस। सो यहाँ पे अगेन राइटर वही बात करते हैं कि बैड लोन्स फिर हायर एनपीएस बनाते हैं, और बैंक्स को क्या करना चाहिए, ड्यू डिलिजेंस एंड कॉशन लेना चाहिए जब वो फंड्स देते हैं। साथ ही साथ उन्हें रेगुलेशन एंड द कंट्रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू रिड्यूस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक्स. Banks should be cautious while lending to Indian companies that they have taken huge loans abroad. So देखना चाहिए कि अगर कोई उनके पास लोन के लिए आता है तो ऐसा तो नहीं है कि बाहर से इन्होंने बहुत सारा लोन लिया हुआ है, और साथ ही साथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट को टाइटन करने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सो फास्ट रोटेशन की भी बात करते हैं कि लोन डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉयज हों उनको एक ही एम्प्लॉय को एक जगह नहीं रहने देना चाहिए। सो मुझे याद है कि जब मैं इंडियन ओवरसीज बैंक में थी, तो वहां पे जब हमारी ट्रेनिंग होती है तो फ्रॉड का एक पूरा सेशन होते हैं, एक पूरे दिन सेशंस होते हैं फ्रॉड्स पे, और काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। बहुत सारे वहां पे बताए जाते हैं जो लोग तरीके अपनाते हैं, और वहां पे ये भी बताया जाता है कि अगर कोई इम्प्लॉय मान लो कभी छुट्टी नहीं लेता है तो फिर उसको शक की नजर से देखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई फ्रॉड कर रहा है या कोई ऐसी चीजों में इन्वॉल्व है, वो कभी भी अपना डेस्क छोड़ना नहीं चाहेगा। और इसीलिए वहां पे बोलते हैं कि रोटेट होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एक डिपार्टमेंट में, खास करके लोन डिपार्टमेंट में सेम ही एम्प्लॉय रहना चाहिए। साथ ही कहते हैं कि एमआईएस का बहुत अच्छा रोल हो सकता है। अगर इफेक्टिव एमआईएस होगा तो अर्ली वार्निंग सिग्नल, सो जैसे ही कुछ गड़बड़ होना शुरू होगा तभी पता चल जाएगा। साथ ही साथ सिबिल स्कोर, जो बोरोअर का सिबिल स्कोर है उसको भी काफी अच्छे से इवैल्यूएट करना चाहिए बैंक्स को। और दिस मस्ट आल्सो इंक्लूड द क्लासिफिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द लेंडिंग एंड रिकवरी डिपार्टमेंट्स। साथ ही साथ राइटर कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी रोल हो सकता है और काफी हद तक फिनेंशियल फ्रॉड को कम करने में। हालांकि वो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ही दे सकता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के लिए वहां पे एआई इतना कारगर साबित नहीं होगा। इनमें राइटर कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई ने कई सारे मेजर्स लिए हैं स्कैम्स के इशू को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। यहाँ पे कहते हैं कि सिर्फ राइट ऑफ कर देना, जो भी लार्ज कॉरपोरेट्स हैं, आपने देखा कि जो टोटल बैड लोन्स जितने भी होते हैं उसका 70% जो है, 70% लार्ज कॉरपोरेट्स का ही होता है हिस्सा उसमें। सो सिंपली उसको राइट ऑफ कर देना वो एक सॉल्यूशन नहीं है। उसकी जगह पे अपने लोन रिकवरी प्रोसेस को और स्ट्रांग बनाना चाहिए, और पोस्ट डिसबर्समेंट फेज में अपना सिस्टम इस तरह से बनाना चाहिए ताकि उनको वार्निंग्स, अर्ली वार्निंग्स मिलने शुरू हो जाएं। साथ ही साथ एवरी क्वार्टर बैंक्स नीड टू कैरी आउट फ्रॉड रिस्क असेसमेंट्स। Only establishment of National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL) और the bad bank is not a real solution. So अगर bad bank क्या है आपको नहीं मालूम है तो बैड बैंक के पे भी एक आर्टिकल हिंदू में आया था और काफी डिटेल में हमने डिस्कस किया था, तो आप जरूर इसको एक बार देखें। सो यहाँ पे एक्चुअली ये क्या है कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड बैंकों से जो भी बैड लोन्स है वो खरीद लेगी और फिर वो उसकी रिकवरी का जिम्मा लेगी। आप डिटेल में वहां पे उस आर्टिकल को देख सकते हैं, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। सो बैड बैंक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। These measures can help only after a loan is bad but not the process of a loan going bad. So कहता है कि
ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो खराब हो जाएगा एक बार लोन स्ट्रेस्ड कैटेगरी में, एनपीए कैटेगरी में आ जाएगा, उसके बाद के मेजर्स हैं। लेकिन एक्चुअली ऐसा हो ही नहीं, ऐसे मेजर्स लेने की आवश्यकता है और ऐसे प्रोसेसेस की आवश्यकता है। सो आई होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी बैंकिंग फ्रॉड्स के बारे में, क्या रीजंस होते हैं और क्या मेजर्स लिए जाने चाहिए। और आज का जो मेरा सवाल है, आप आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें कि जितने भी बैड लोन्स होते हैं उसमें से कितना प्रतिशत जो है कॉरपोरेट लोन्स का उसमें हिस्सा होता है। ठीक है। और साथ ही साथ हमने कुछ वर्ड्स देखे, क्विकली देख लेते हैं कि क्या वर्ड्स देखे। सो टेक कॉग्निजेंस ऑफ मतलब किसी चीज को नोटिस करना और फिर उसको कंसिडर करना, अपना जो भी डिसीजन लेना है या आगे के जो भी एक्शन लेने हैं उसमें। तो कोई कहते हैं कि इस बात को भी ध्यान में रखो, मतलब टेक कॉग्निजेंस ऑफ मतलब नोटिस करो और फिर इसको भी संज्ञान में लेना, जिसको हिंदी में कहेंगे। रोप्ड इन हमने देखा, केपीएमजी को इन्होंने रोप इन किया, मतलब इंक्लूड करना, ताकि अब आप ये वाला काम करो। प्लंडर्ड, लूट मचाना, लूट जिसको बोलेंगे। ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, इसकी वजह से। डिसबर्समेंट, जब लोन सैंक्शन होता है उसके बाद जब एक्चुअल आउटगो ऑफ मनी होता है, दैट इज डिसबर्समेंट। ड्यू डिलिजेंस, एक्शन, ऐसा एक्शन लेना टू कीप वन सेल्फ सेफ, जिससे कि हम सेफ रहें। सो ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है, अगर ड्यू डिलिजेंस होगा तो बैड लोन्स कम होंगे। रिगरस, काफी एफर्ट लगाना, मेटिकुलस होना, दैट इज रिगरस। सो ये क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर भी आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में लिखें और अपने आंसर्स को आप मैच कर सकते हैं एडिटोरियल कॉर्नर पे। सो आई होप इट हेल्प्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।